हर 50,000 की जनसंख्या को केंद्र बनाकर रोज शाम को 5 बजे से 6 बजे या 6 बजे से 7 बजे तक ऑडियो कैसेट सुनाने का व्यवस्था की जाता है। तो उन्होंने सुझाव दिया है 50,000 की जनसंख्या, इसको आप एज इट इज मत मानिए, 50,000 10,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, 1,000 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। इनकी मूल भावना ये है कि रोज कैसेट सुनाने की, ऑडियो कैसेट सुनाने की सामूहिक व्यवस्था है। एक तो आप कोशिश करते हैं व्यक्तिगत रूप से कैसेट सुनाने की, ठीक है, एक ये कोशिश करते हैं कि वीडियो कैसेट केवल वो भी ठीक है। उन दोनों से अलग होता है तीसरा सुझाव है कि ऑडियो कैसेट को सामूहिक रूप से सुनाने की व्यवस्था की है। तो कल जो कार्यक्रम के बारे में हमने चर्चा की है, आप में से जिनको भी संभव हो जो सामूहिक रूप से ऑडियो कैसेट सुना सकते हैं, 5,000, 500, 50,000, 10,000 जो भी संख्या हो वो मैं नहीं है, लेकिन वो रेगुलर करके कार्यक्रम चला सकें, वो चाहे 10 लोग मिलकर सुने, सामूहिक सुने, तो उनका करके कार्यक्रम के बारे में सुझाव तो आप से जिसको लगे वो उसको जरूर करें। अभी हम लोग संगठन की चर्चा कर रहे हैं। संगठन की चर्चा के बारे में 2-3 बातें हैं। एक तो मेरा सबसे निवेदन ये है कि जहां जहां संचालन समिति बनी है जिले स्तर की, वो लोग अपने तहसील स्तर की संचालन समिति बनाने की कोशिश करें। उसके 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि आपके जिले में मान लीजिए व्याख्यान हो गए हैं, बहुत अच्छा व्याख्यान हो गए हैं, तो संचालन समिति बनाने में, लेकिन अगर व्याख्यान नहीं भी हुए हैं तो भी आप ऐसा करें जैसा जयपुर के साथियों ने किया। उन्होंने क्या किया, व्याख्यान कराइए, एक अलग समिति बनाई, जिसको एडहॉक कमेटी कहते हैं, और उसको आयोजन समिति का नाम दिया, और उस समिति में तो उसमें सामूहिकता तो नीति विकसित हुई। तो मेरा ऐसा मानना है कि जहां व्याख्यान हो जाए उसके बाद अच्छी व्यवस्थित संचालन समिति बने, बहुत अच्छा, लेकिन जहां व्याख्यान नहीं भी हुए वहां भी अगर ऐसी समय के लिए कोई सदस्य समिति ही बन जाए, कोई एडहॉक कमेटी ही बन जाए, काम ताकि शुरू हो सके। वो भले ही काम कैसेट सुनाने का शुरू हो, वीडियो कैसेट टीवी पर दिखाने का हो, पत्र बांटने का हो, घर घर जाकर स्वदेशी में संपर्क करने का हो, दुकानदारों से संपर्क करने का हो, कोई भी काम हो, लेकिन अगर वो हम चाहें तो एक एडहॉक कमेटी बनाकर भी शुरू करा सकते हैं। अपने नजदीक के जिले में या नजदीक की तहसील दोनों कोशिश कर सकते हैं। हमारा कोई पड़ोसी इलाका जहां पर आंदोलन का मान लीजिए कोई काम नहीं, तो वहां हम कोशिश करेंगे, और हमारा कोई जिला है वहां पर तो काम है, लेकिन पड़ोस की तहसील है वहां कोई काम नहीं हुआ, तो वहां भी ये कोशिश करें कि एक एडहॉक कमेटी तो बन ही जाए, तदन समिति बन जाए, और वो इस आंदोलन के बचाव काम को ही आपने मान लीजिए वो शुरू में यही संकल्प कर ले कि हम तो जी इस गाँव में 10 लोगों को कैसे सुनाएंगे, तो ठीक है 10 लोगों को कैसे सुनाने का एक कार्यक्रम हो सकता है, या वो तय कर ले 500 घरों में जाकर ये स्वदेशी विदेशी पत्र बांटे, तो भी एक काम सकता है। माने कोई भी छोटे से छोटा काम शुरू किया जाए, तो अगर व्यक्तिगत प्रयास से कर रहे हैं कोई लोग, तो वो कई जगह मैंने ऐसा देखा है कि मैं गया और जाने के बाद मुझे पता चला कि हमें तो आपकी कैसे 6 महीने पहले मिली थी, और वो हमने अपने व्यक्तिगत प्रयास से इतने लोगों को सुनवाई है। तो उसी गाँव में दूसरे व्यक्ति मैंने भी कैसे सुनी थी, मैंने भी उसको कई लोगों को सुनाया। अब ये 2 लोग जो अलग कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर, अगर ये दोनों मिलकर करते तो शायद इसके रिजल्ट और ज्यादा निकल सकते। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि किसी तहसील में, किसी भी जिले में ऐसा हो सकता है कि व्यक्तिगत रूप से प्रयास करने वाले 1, 2, 3, 4 लोग मिल जाए, तो क्या अच्छा हो कि उनका एक सामूहिक प्रयत्न हो और उनकी एक समिति वहां बन जाए। और अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं साहब तदन समिति बनाने की क्या जरूरत है, हम कोई संचालन समिति ही बना लेते हैं, तो मेरा उसमें कोई दुराग्रह नहीं है, वो चाहे तो बना। मेरा सिर्फ इतने कहने का है कि जैसे ही समिति बनती है तो जिम्मेदारी शुरू होती है। जब तक आप समिति नहीं बनाते तो थोड़ा गैर जिम्मेदारी से भी काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही समिति तुरंत उसमें जिम्मेदारी आ जाती है और अकाउंटेबिलिटी उससे जुड़ जाती है, और अगर वो जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं होता तो फिर तकलीफ आती। तो समिति बनाना है तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी हम लेंगे, ऐसा मानस मन में जब आ जाए, तो किसी के भी मन में आ जाए, तो निश्चित रूप से समिति बना देनी चाहिए। उसमें यह इंतजार नहीं करना
व्याख्यान होगा, व्याख्यान के बाद हम मीटिंग बनाएंगे, उसमें समिति बनने की कोई जरूरत नहीं। मेरा व्याख्यान हो या ना हो, लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए लोग अगर तैयार हैं तो उनकी समिति उस समय भी गठित की जा सकती है। तो ये जो नीतिगत बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। संगठन बनाते समय कुछ नीतिगत बातों का जो ध्यान रखना है उस संदर्भ में मैं ये कह रहा हूँ। एक बात तो ये कि जहां जहां जिले में संचालन समितियां बनी हैं वो अपने अपने तहसीलों में संचालन समितियां बनाने की कोशिश करें। उन तहसीलों में पहले कोशिश करें जहां व्याख्यान हो चुके हैं, और जहां व्याख्यान नहीं हुए हैं उन तहसीलों में कोई तदर्थ समिति बनाने की कोशिश करें। लेकिन अगर तदर्थ समिति बनाने वाले तो तैयार है मानसिक रूप से जिम्मेदारी लेने के लिए, तो उनकी औपचारिक संचालन समिति भी बनाई जा सकती है और उसकी घोषणा की जा सकती है। उसमें इस बात का इंतजार है कि मैं आऊंगा तभी वो समिति बनेगी और गठित होगी। एक जरूर बात कहना चाहता हूँ समिति बनाने के संदर्भ में, और वो जयपुर वाले ध्यान रखकर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा 10 साल का अनुभव है कि जैसे ही मैं कहीं आता हूँ व्याख्यान करने के लिए, व्याख्यान सुनते ही बहुत सारे लोगों में ऊर्जा आती है, और मैं जब उसे अपील करता हूँ कि आप लोग अपने नाम बता दीजिए जो लोग इस आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, तो कहीं 50, कहीं 100, कहीं 200, 450 लोग तक नाम बता देते हैं, और उनको पहली मीटिंग में तो सब आ ही जाते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि मेरे वहां से खिसकते ही वो ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सिर से सीधे, फिर बड़ी गिने चुने 2-3 सिर दिखाई देते हैं। तो वो बेचारे क्या सोचकर जिम्मेदारी लेते हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं बेंगलोर गया, बेंगलोर में 2 सभा बड़ी सभा हुई, अब हमने अनाउंस किया, मेरी आदत है और मैं हर जगह करता हूँ कि जिनको भी आजादी बचाओ आंदोलन से जुड़ना हो नाम बता देते हैं, तो 420 लोगों ने नाम दे दिए। 10,000 की भीड़ में से 400 लोगों ने नाम दे दिए, तो कोई वो अच्छा रेशियो नहीं है, फिर भी दिए। और पहली मीटिंग मैंने बुलाई उन सब, तो आपको मैं कहता हूँ कि 400 में से कुछ 380 लोग आती उस मीटिंग में, और उसमें मैं कहा कि हम संचालन समिति बनाते हैं, तो सबने खुशी खुशी से बोला, जिम्मेदारी लिया, और उसके बाद मैंने बेंगलोर छोड़कर कहीं दूसरी जगह चला। फिर मैंने महीने में बात फोन किया, क्या हाल चाल है, सहयोगी को फोन लगा, उन्होंने कहा कि वो सब गायब हो गया, सब गायब हो गया। अब मीटिंग बुलाते हैं कोई आता ही नहीं है, उसमें वही 4-5 लोग आते हैं जिन्होंने मेरे व्याख्यान के आयोजन के लिए एक हेडऑफ बेंगलोर में, वही लोग 4-5 गिने चुने हैं या 10 हैं, वो आते हैं, बाकी तो सब अभी नहीं आते हैं। तो उसमें से मैंने एक सबक सीखा, और वो सबक मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि मेरे रहते हुए वहां पर जितने भी लोग मेरे आसपास घूम रहे हैं, कभी भी ये भरोसा मत करिए कि ये सब कार्य करता है। ये आपको कुछ कड़वी बात बता रहा हूं, इसमें आपको कुछ खराब भी लगे तो उसको मान लीजिए कि ये कड़वा सच है कि मेरे वहां रहते हुए जितने लोग वहां घूम रहे हैं, बिल्कुल मत मान लीजिए कि वो सब कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता 3 तरह के होते हैं, उनको हम अपनी भाषा में कहते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो राजीव भाई को चेहरा दिखाने आते हैं, देखो राजीव भाई हम बहुत सकते हैं, और राजीव भाई के आते आगे पीछे चालू हो जाते हैं। वो तो अच्छी बात है कि हमको सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं। और कुछ होते हैं जो आधे अधूरे से होते हैं, वो आएंगे तो थोड़े चार्ज हो जाएंगे, मेरे जाने के बाद 3 महीने को चार्ज रहेंगे, 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे, फिर उसके बाद थोड़े घंटे हो जाएंगे। 3 ऐसे कार्यकर्ता जिनको मैं सच्चा कार्यकर्ता मानता हूँ कि मैं गया या नहीं गया, वो अपनी दुनिया लगे हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो भले ही रोज शाम को 1 घंटे को समझा लेकिन कुछ कर रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं की संख्या सबसे, और कार्यकर्ता बड़ी होती है। मैं आपको बता दूं कि कार्यकर्ता कम होते हैं, सहयोगी उससे ज्यादा होते हैं, और समर्थक सबसे ज्यादा होते हैं। कैटेगरी मैंने बताई वो सब हमारे समर्थक हैं, ऐसा मानिए। दूसरी कैटेगरी जो मैंने बताई वो हमारे सहयोगी है, ऐसा मानिए। और तीसरी और आखिरी वो कार्यकर्ता है, वो ऐसा मानिए। तो जब भी आप कोई काम लें अपने हाथ में, कार्यकर्ताओं की संख्या और शक्ति को ध्यान में रखें, सहयोगियों की शक्ति और क्षमता को ध्यान रखकर आप काम हाथ में ना उठाएं, नहीं तो आपको बड़ा धोखा है कि आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। तो अगर आपके पास 2 ही कार्यकर्ता हैं, तो 2 कार्यकर्ता की शक्ति, अपनी क्षमता, अपना उनका जो विश्वास है, उसको ध्यान में रखकर
आदमी उठाए, 10 है तो वो अपनी शक्ति क्षमता का ध्यान रखकर काम आपको, 20 है तो वो ध्यान रखें। जब भी आप कोई काम करेंगे ये बात आप गांठ बांध लीजिए। आजादी बचाओ आंदोलन का कोई भी काम आप अपने गांव में, जिले में, नगर में, तहसील में जहां भी करना चाहते हैं, तो जो कार्यकर्ता है उनकी ताकत के आधार करिए, सहयोगियों का उसमें सहयोग कीजिए, समर्थकों की संख्या जुटानी हो तो समर्थकों की संख्या जुटाइए, लेकिन काम हाथ में अपनी शक्ति करिए, उससे आपको कभी भी निराशा नहीं होगी, क्योंकि आपको उसके परिणाम का अंदाजा पहले ही होगा, और वो परिणाम का अंदाजा आपको पहले होगा तो आप दोबारा जो है विश्लेषण नहीं करने पड़ेंगे, कुछ तो हुआ नहीं तो वो असर होता है करना। पिछले 200-250 साल की गुलामी में काफी कुछ किया, उसमें आदमी का आत्मविश्वास से ज्यादा नहीं है, उसको खुद को भरोसा नहीं कर सकता, तो चूंकि आत्मविश्वास टूट गया है लोगों का, उस आत्मविश्वास की वजह से ये संकट हमें अक्सर देखने पड़ते हैं। और समाज का काम जो थैंकलेस जॉब, तो थैंकलेस जॉब में तो इसी तरह की परिस्थितियां हमेशा रहती है। आप पूछोगे आज की किससे नहीं, आज की किससे नहीं, गांधी जी के जमाने में भी ऐसे था, गांधी जी कहीं पहुंचे तो चेहरा दिखाने वाले एक लाभ भी होते, और गांधी जी वहां से चले आए तो काम करने वाले कोई तुरंत नहीं हुआ। और गांधी जी ने जब ये नमक सत्याग्रह का कार्यक्रम हाथ में लिया था, इतना बड़ा आंदोलन हाथ में लिया। एक पत्रकार ने पूछा, क्योंकि गांधी जी नमक सत्याग्रह के लिए निकले सेवा को साबरमती आश्रम से, और आश्रम से निकलते समय 72 कार्यकर्ता उनके साथ थे, और गांधी जी का संकल्प ये था कि आश्रम तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक नमक का कानून नहीं तोड़वा। संकल्प बहुत बड़ा, कार्यकर्ता से 72 थे। तो एक पत्रकार ने पूछ लिया कि 72 कार्यकर्ताओं के दल पर आपने इतना बड़ा संकल्प ले लिया, तो उन्होंने कहा ये 72 कार्यकर्ता मेरे सच्चे कार्यकर्ता है, इसलिए इनको साथ लेकर निकल रहा हूं, और इनमें क्षमता है कि ये सहयोगी और समर्थकों की संख्या 1 करोड़ से, ये क्षमता इन 72 में है, तो इसलिए इनको साथ लेकर निकल रहा हूं, और आप गांधी में समुद्र तट पर आना, तब आपको मैं दिखाऊंगा कि, और वही पत्रकार में पहुंचे, और सच में गांधी के समुद्र के किनारे जब गांधी जी पहुंचे हैं तो करोड़ों लोग थे, तो उन्होंने कहा ये 72 कार्यकर्ताओं ने करोड़ों सहयोगियों को जुटा दिया, तो हमारे सच्ची शक्ति उनमें होती है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं की पहचान बहुत आसान है। आप किसी के चेहरे को लिखा, चेहरे को किसी के लिखा, लेकिन उसके चाल ढाल से पता चल जाएगा, उसके हाव भाव से पता चल जाएगा, बात करने के तरीके से पता चल जाएगा, और कुछ और तरीके भी होते हैं जो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे अपने अनुभव से। एक तो बात है जो मैं सब जगह कॉमन होती है, आपको बता देता हूँ। जो कार्यकर्ता सबसे ज्यादा ये कहने की कोशिश करे कि मैं बहुत क्रांतिकारी हूँ, ये कर दूंगा, समझ लीजिए वो सबसे ज्यादा बोगस है। और जो आपसे ये कहे कि मैं 24 घंटे लगाने को तैयार हूं, सब छोड़कर ये करे, उससे भी बड़ा वो कार्यकर्ता नहीं है, वो बीमार है मानसिक, क्योंकि सब छोड़कर वो इस काम में लगने की बात कर रहा है, इसका मतलब वो कहीं कुछ नहीं कर रहा। ये अगर वो कहीं कुछ कर रहा होता तो ये कभी शब्द नहीं निकलते। तो आप उसको जरा ध्यान रखिए, ऐसी कुछ चीजों से आप जजमेंट करेंगे। और फिर अगर आपको और थोड़ा गहराई से पहचानना हो तो छोटी सी जिम्मेदारी देकर देखिए, जो मैं सब जितनी इस काम में लगा सकता हूँ, या ऐसा कर दूंगा 24 घंटे में क्रांति कर दूंगा, 48 घंटे में मेरे पास तो होता है और उनको सबको पढ़ता रहता हूँ, छोटा छोटा एक काम नहीं, और एक काम नहीं आता फिर महीने पर चेहरा नहीं। वैसे कहते हैं कि डायनामाइट फोटो कहाँ लगाना, और एक छोटा सा काम दे दिया तो फिर चेहरा नहीं करेगा। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, डायनामाइट तो लगाइए साल भर बाद, तो ये स्वदेशी विदेशी के पक्ष में बांटा, उससे वो नहीं होता। 10 जाकर स्वदेशी विदेशी के पक्ष में बांटने का काम नहीं होता, बात करें आगे के पास। तो ये इस तरह के बोगस लोग काफी आएंगे आपके पास, और अभी जैसे जैसे आपका प्रचार बढ़ेगा तो और ज्यादा आपके पास आएंगे। तो उनमें से सच्चे लोगों को छांटने की पहचान कैसे करें, जो 10 वर्षों में आया है, उससे मैं आपको बता कि ऐसे आपको पहचाने। और आपको एक भी मिले तो परेशान ना हो, आप अकेले लगे रहें, सहयोगी और समर्थक को आपको मिलने वाले, वो तो मैंने बताया, तो हमेशा ही कहेंगे। एक भी आपको मिलता है या 2 भी मिलता है सच्चा कार्यकर्ता, तो बहुत बड़ी शक्ति है। मैं तो ज्यादा कल्पना करता ही नहीं, मेरी तो एक छोटी सी कल्पना है कि हिंदुस्तान में 5,76,000 गाँव हैं, और हर 5 गाँव के बीच में एक सच्चा कार्यकर्ता होना चाहिए।
माने 1 लाख कार्यकर्ता हमें चाहिए सच्चे। वो 1 लाख कार्यकर्ता हिंदुस्तान में 10 करोड़ समर्थकों को खड़ा कर देंगे और वही 1 लाख कार्यकर्ता कम से कम 5 करोड़ सहयोगी जुटा देंगे। तो 1 लाख हमारे लिए बहुत ज्यादा है, सफिशिएंट है। तो ऐसी कोशिश हम जब करेंगे कार्यकर्ताओं को जुटाने की, तो उसमें जो बातें तो मुझे लगता है कि आपको निराशा नहीं आएगी। पहली बात मैंने फिर कही कि सच्चे कार्यकर्ताओं को पहचानिए, वो कम होंगे, उतनों ही की ताकत निराशा नहीं होगी। दूसरा, सहयोगी और समर्थकों को बिल्कुल साफ दिमाग रखिए, ये मेरा सहयोगी है, ये मेरा समर्थक है और ये मेरा कार्यकर्ता है। ये 3 कैटेगरी हर जगह कि ये हमारे समर्थक हैं, ये हमारे सहयोगी हैं, ये हमारे कार्यकर्ता हैं। तो कहेंगे हाँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो करने लायक काम है और हिंदुस्तान काम में बचा हुआ है, सबको करनी है। हाँ बस ये काम करते रहते। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ बात कर रहा हूँ, वो अपने घर में बैठा है। तो ये हो गए हमारे सहयोग। माने कम से कम वो इतना मान रहे आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो इतना निश्चित है कि वो आपके रास्ते में अड़ंगे नहीं लगाएंगे। तो जो हमारे रास्ते में अड़ंगा नहीं लगाएगा वो सब हमारे समर्थक है। अभी मैं बिल्कुल स्पष्ट परिभाषा कर, जो भी व्यक्ति आपके काम में कोई भी रोड़ा नहीं हटा रहा है वो आपके समर्थक है। जो भी व्यक्ति आपके काम में थोड़ी तात्कालिक रूप से या थोड़े मध्यम दर्जे के समय की बात करें, तात्कालिक माने जैसे आपने मीटिंग का आयोजन कर रखा और 1 हफ्ते का आपने आयोजन के लिए समय तय कर रखा, तो 1 हफ्ते बहुत सारे आपको मदद करेगी और उसके बाद हो सकता है कि वो 1 हफ्ते के बाद कहेंगे कि आप हमें अपना काम करना। तो बस मान लीजिए वो आपके सहयोगी हैं, तो उनको डालिए कैटेगरी में। समर्थक मैंने बता दिया, जो कभी आपको ये बोलेंगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन मैं नहीं कर सकता, इसका मतलब वो आपके रास्ते रुकावट नहीं बनेंगे, आपके लिए उनके मन में अच्छी भावना है, सद्भावना है, तो वो हमारे समर्थक है। सहयोगी वो है जो जरूरत पड़ने के लिए सहयोग के लिए निकलेंगे, वो आपके सहयोगी। और कार्यकर्ता तो वो है जो हर समय बातें करने से कंधा मिलाकर कोई भी काम में आपके साथ खड़े रहे, तो वो आपके कार्यकर्ता। तो हर जगह मेरी आपसे विनती है, निवेदन है कि आप एक बड़ा रजिस्टर बनाइए और अपने इस विवेक के आधार पर जो फॉर्मूला आपको दिया है उस फॉर्मूला के आधार पर थोड़ा वर्गीकरण कर दीजिए कि कौन हमारे कार्यकर्ता है, कौन हमारे सहयोगी है, कौन हमारे समर्थक है। समर्थकों की सूची बनाने की जरूरत नहीं है, सहयोगी बनाइए, क्योंकि पढ़ने पर आप उनको बुला सकते हैं, कह सकते हैं और आपने निवेदन किया और ये कहा कि 3 दिन का बात है, 3 दिन की जरूरत है, आ जाओ, हो सकता है 3 दिन के लिए आपके पास आ जाए, मदद करेंगे, फिर वो अपने अपने काम में भी लग सकते हैं। तो सहयोगियों की एक सूची रखिए और एक सूची अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं की रखिए, ठीक है। अब एक प्रश्न और है कि कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए नए प्रयोग करें, निश्चित रूप से ये काम तो करना ही पड़ेगा। हर बार आप ये कोशिश करिए कि मैं किसी नए कार्यकर्ता को इस आंदोलन से जोड़ूं, हर बार इस कोशिश में आप रहें और ये मानकर कोशिश करिए कि या तो मैं उसे कार्यकर्ता बनाऊंगा, नहीं तो उसे सहयोगी बनाऊंगा और नहीं तो समर्थक को बना ही दूंगा। माने समर्थक बनाना मेरा सबसे आसान काम, तो संकल्प ये रखिए कि मैं किसी एक से मिलूंगा या संपर्क करूंगा, जाऊंगा, तो या तो मैं उसे अपने आंदोलन का समर्थक बना लूंगा, नहीं तो उससे भी अच्छी बात होगी कि मैं उसे अपना सहयोगी बना लूंगा और सबसे अच्छी बात होगी कि मैं उसे कार्यकर्ता बना लूंगा। अब इसके लिए रास्ता क्या है? 2 रास्ते हैं जो सबसे आसान और सबसे सीधे हैं कि आप अगर नए क्षेत्र संपर्क का काम शुरू कर दें तो लोग मिलते चलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप किसी मोहल्ले में रहते हैं, उस मोहल्ले में 10, 15, 20 घरों में आपने अगर संपर्क किया तो उसमें से ऐसा हो सकता है कि 15 घरों में संपर्क करने से 10 लोग आपके समर्थक कर दे, 3 लोग आपके और 2 लोग शायद आपके कार्यकर्ता कर दे। अब वो संपर्क करने का तरीका क्या है वो कल हमने बताया, या तो आप घर दरवाजा खटखटाएं, उनसे बात नहीं कर सकते तो आप एक दूसरा तरीका अपनाएं। दूसरा तरीका मैंने बताया कि सामूहिक रूप से कैसे सुनाएं, ऑडियो या वीडियो, एक दूसरा तरीका है। और उसमें एक जरूर करें कि जब आप सामूहिक रूप से कैसे सुनाने की व्यवस्था कर रहे हैं कुछ ऐसा इंतजाम करिए कि किसी व्यक्ति को आपसे संपर्क करना हो तो आपके पास आ सके। जैसे मान लीजिए वीडियो कैसे चला रहे हैं तो उसके लिए पर्ची चलाइए, आपको ये वीडियो कैसे अगर सुनने में अच्छी लगती है तो आप यहाँ संपर्क करें।
ऑडियो कैसेट चलाने कि कैसेट खत्म होते ही कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि वो संपर्क का पता उस इलाके का जहां वो चल रही है लोगों को मिल जाए। कई जगह ऐसा हुआ है और कि कैसेट चली है, लोगों को अच्छी भी लगी है, तो लोगों को मालूम नहीं कि हम किससे संपर्क। और अगर ये किया जा सके कि कहीं कहीं हो सकता है कि आपने जो कैसेट चलाई है उसमें कैसेट के अंत में एक दो लाइन अपनी तरफ से रिकॉर्ड करवा के डलवा कि आपको इससे ज्यादा और जानकारी करनी हो तो ये फोन नंबर है, ये एड्रेस है, तो वो भी एक तरीका है। वीडियो करना बहुत आसान है, ऑडियो में भी बहुत आसान है। आप 1 मिनट में अनाउंस कर दीजिए कैसेट के अंत में, तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ लोग संपर्क के माध्यम से मिलते रहेंगे। और एक तरीका और है कि हमने जो पत्रक बनाए हैं स्वदेशी विदेशी के, उनमें कभी भी बिना नाम पते का पत्रक मत मानिए। कम से कम एक संपर्क का पता उस पत्रक पर जरूर रखें। स्वदेशी सामान्य विदेशी सामान्य आपने पत्रक छपाया, मान लीजिए कल्पना की नगर छपाया, तो विजयनगर का कोई एक संपर्क पता उस पत्रक पर नीचे रहना नहीं चाहिए, ताकि पत्रक पढ़कर किसी को प्रेरणा हो तो वो आपसे संपर्क कर सके और आप फिर तय कर सकें कि इसको हमें समर्थक बनाना है कि सहयोगी बनाना है, किसी कार्य करना है। तो पत्रक हमें कोई ना कोई एक संपर्क पते के माध्यम से ही जारी करें। कैसेट को सुनना वो भी एक संपर्क पते के माध्यम से ही उसको सुनवाइए। वीडियो कैसेट दिखानी हो उस पर भी एक संपर्क सहयोग का पता जरूर डलवाइए, ताकि देखने वाले को, सुनने वाले को, पढ़ने वाले को पता चल सके और वो आपसे संपर्क कर सके। कार्यक्रम अब आपके काम में थोड़ा सातत्य रहेगा तो निश्चित रूप से इसमें से बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़े रहेंगे। सातत्य अगर मिला तो कार्यक्रम, तो सातत्य बनाए, तो सातत्य बनाए रखने का कि आप सप्ताह में या 15 दिन में या महीने में कोई एक दिन तय करें कि इस दिन हम सब बैठे मीटिंग होगी। और वो मीटिंग उद्देश्य वाली भी हो सकती है, निरुद्देश्य भी हो सकती है। हम लोग उसको एक शब्द देते नामक मिलन, बिना किसी उद्देश्य के भी मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार हम कोई उद्देश्य लेकर ही मीटिंग में बैठे। ठीक है, कोई उद्देश्य नहीं है तो भी महीने में एक बार हम बैठेंगे, तो लक्ष्य करेंगे, गप्पे मारेंगे, एक दूसरे का सुख दुख पूछेंगे, हालत पूछेंगे, एक दूसरे की राजी खुशी पूछेंगे, तकलीफ है क्या आपको नहीं है, आपको है, आपको नहीं, आपको कैसे ही करेंगे। ये जरूर रखिए, महीने में कम से कम एक दिन तो रहेगी। 15 दिन में रहे तो थोड़ा और अच्छा, सप्ताह में रहे तो आदर्श। आदर्श स्थिति यह है कि हर सप्ताह में एक दिन हम सब बैठे। आदर्श की स्थिति है 15 दिन में एक बार बैठे हैं, और सामान्य स्थिति है कि आप महीने में कम से कम एक बार बैठे। उद्देश्य है कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सब रहेंगे, मुस्कुराते भी रहेंगे एक दूसरे को, लेकिन बोलेंगे ऐसा सोच, सब मौन धारण कर लेंगे एक हफ्ते। निश्चित रूप से एक हफ्ते में वो घर ऐसा लगने लगेगा कि ये रहने लायक है। ये क्यों हो रहा है? आदमी की नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है संवाद करने। काम हो या ना हो, लेकिन संवाद होना बहुत जरूरी है। घर में बहुत सारी चीजें हम संवाद में करते हैं, सब काम के लिए थोड़ी करते, बहुत सारी बात आप कभी एक दिन ऑब्जर्व करिए अपने आप, अपने साथ अपने बच्चों की बातें, अपने साथ अपने घर के दूसरे लोगों की बातें, पति पत्नी के बीच की बातें, भाई बहन के बीच की बातें, माँ बेटे के बीच की बातें, बेटा बेटी के बीच की बातें, ये सब के बारे में आप ऑब्जर्व करिए और निश्चित रूप से आपके मानेंगे कि 90% बातें निरंतर की है, 10% ही उसमें सार्थक है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि वो संवाद में रखना एक दूसरे के साथ। तो नामक मिलन भी हम अगर कर रहे हैं तो वो थोड़े समय के लिए किसी को लग सकता है कि ये तो निरंतर काम है, लेकिन वो निरंतर काम भी जरूरी है, ताकि हम जो 10 लोग हैं जुड़े तो रहें। जुड़े रहेंगे तो आगे कभी चलने के लिए भी प्रेरित हो जाए। जुड़ना टूट गए तो वो बहुत मुश्किल हो जाए। तो इसलिए संवाद की प्रक्रिया आपके बीच में बनी रहे, सतत रूप से चलती रहे। उस दृष्टि से मैं आपसे निवेदन है कि आप ऐसा कोई ना कोई एक दिन तय कर लीजिए, तो आप अपनी सुविधा से तय करिए। उसमें मुझसे आप पूछिए कि सोमवार को रखने की उसको रखने की शनिवार को, जो तारीख सुविधा लगती हो उस दिन रखिए, जो तारीख आपको सूट करती हो उस दिन रखिए, लेकिन रखिए। भले ही मैं आपको फिर एक काम कर रहा हूँ, नाम ही मिलना है लेकिन मिलिए जरूर। सातत्य बनाए रखने के लिए हमारा एक दूसरे से मिलना और संवाद करना बहुत जरूरी है। ये शायद आपको कार्यक्रमों को जोड़े रखने के लिए बहुत मदद करेगा।
और नए नए कार्यकर्ताओं को तलाशने के लिए मैंने बताया आपको कि आप जो है नए नए मोहल्लों में जाइए, नए नए लोगों से संपर्क करिए, नए संगठनों के बीच संपर्क करिए, नई संस्थाओं में जाइए, अपनी बात सुनाइए, उनको समझने की कोशिश करिए। कभी भी इस बात का आग्रह पहली बात मत रखिए कि वो आपकी सब बात पहली बार नहीं माने। ये मानकर जाइए कि वो हमारी 10 में से एक बात मानेगी या 2 बातें ठीक है, वो एक बात मानेगी, 10 में से 2 भी मानेगी, 3 भी मानेगी, 50 भी मानेगी, फिर सबकी सब भी मानेगी। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम जाते हैं और ये मानकर कि मैं आज ही उसको पूरा स्वदेशी बना के चलाऊंगा, ये तो भी नहीं होगा। आप ऐसा मान जाइए कि आज मैं उसको सिर्फ इतनी बात करूंगा कि ये पैसे नहीं पीना चाहिए, वो नहीं पीना चाहिए, ये भी कल्पना करके मत जाइए वो पैसे को छोड़ ही देगा। बस इतनी कल्पना करके जाइए कि आज को मैं सिर्फ उसको समझाने जा रहा हूँ। हो सकता है दूसरे बार तीसरे बार में वो पैसे को छोड़ या कॉलगेट छोड़ या थम्सअप और या कुछ भी छोड़, तो दूसरी बार में, तीसरी बार में, चौथी बार में हो सकता है। सबके पीछे से कहने के लिए मेरा एक ही कहना है, थोड़ा धैर्य रखिए, अधीरता मत रखिए, क्योंकि अधीरता में बहुत चीजें गड़बड़ हो जाती है। तो थोड़ा सा धीरज रहेगा ना तो उसमें से चीजें सुधरती चली जाती, समझती चली। कारण क्या है, हिंदुस्तान धीरज वाला देश है। फ्रांस में अगर होगा तो मैं आपको इसकी अपनी बात धीरज बिल्कुल, क्योंकि फ्रांसीसी लोगों का मानस जो है बिल्कुल अधीरता है। वो कहते हैं कि आज सवेरे कुछ तय किया, शाम को हो ही जाना चाहिए, तो हो ही जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का मानस नहीं है। तो एक खास बात आप ध्यान रखिए कि भारतीय लोगों का जैसा मानस है, उस मानस को ध्यान में रखकर अगर आप काम करेंगे तो कभी आप निराश नहीं होंगे। और मैं इस बात के लिए बहुत चिंतित रहता हूँ कि हमारा एक भी कार्यकर्ता निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो निराश हुआ तो पूरा आंदोलन निराश होगा। अब वो निराश होगा तो फिर क्या आपको सिर्फ फिर उल्टी बात करके जब कोई मार पड़ जाएगी और उनकी सब्जी बुद्धि दोष हो जाएगी, जब आप ठीक हो जाएंगे, ये जो भाषा निकलती है ना मन से, ये सब निकलती है जब हम जो है कल्पना तो करते हैं 10 साल में या 5 ही साल में क्रांति कर, लेकिन वो होती है हिंदुस्तान की कभी हिंदुस्तान के आदमी की मानसिकता को समझ लीजिए। गांधी जी ने समझा, इसलिए गांधी जी ने बहुत कुछ कर रहा। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे बहुत सारे लोग भारतीय मानसिकता को समझ लिए। मैं उनको गलत नहीं कहता हूँ, वो सब अच्छे आदमी थे, मन के शुद्ध थे, पवित्र आदमी थे और इतने ज्यादा उत्साही थे कि खुद को कुर्बान करने की उनकी क्षमता थी। तो वो ठीक है कि खुद को कुर्बान करने की क्षमता तो बहुत आसान काम है, लेकिन तिल करके बनना, राष्ट्र के साथ प्रवाह में रहते हुए बनना बहुत ही काम है। आप जाइए, उससे क्या निकलेगा? गोलीबार नहीं अपने आप को और ये जाइए कि बस देश के लिए मर रहा हूं, किस्सा तो खत्म हो गया ना। बजाय आप मरने के एक दिन में वो 10 साल में थोड़ा थोड़ा करके मरेंगे, वो क्रांतिकारी किस्म के लोग हुआ करते थे ना ये, और गांधी जी किस्म के जो लोग हुआ करते थे, उन दोनों में बड़ा अंतर था। गांधी जी 10 साल धीरे धीरे क्योंकि मानसिकता हमारी ऐसी है और ये चंद्रशेखर भगत सिंह जैसे लोग एक क्षण में हमारे में नहीं पा सकते थे, क्योंकि उनकी मानसिकता दूसरे तरह की थी कि मास ऑर्गेनाइजेशन ना भगत सिंह के पास था, न चंद्रशेखर के पास था, ना ये हमारे उनके पास था, शशिकांत सानिया के पास था, ना अशफाकुल्लाह के पास था। इनके सबके मैंने इतिहास के अंतिम प्रश्न के निकाल के देखे हैं, तो किसी के संगठन में 15 लोग, किसी के संगठन में 20 लोग, किसी के संगठन में 25 लोग, किसी के संगठन में ज्यादा ज्यादा 50 लोग, 55 लोग, 60 लोग, बस इस तरह के। और वही गांधी जी का देखता हूँ तो 1920 में ही 1 करोड़ सदस्य बना रखते थे कांग्रेस, चवन्नी ले लेके 1 करोड़ मेंबर थे। तो ये फर्क क्या है? ये फर्क यही है कि गांधी जी का जो मानना था वो हिंदुस्तानी मानसिकता को ध्यान में रखने वाला था। अब हिंदुस्तानी मानसिकता को अगर समझना चाहें तो एक चीज हमेशा याद रखिए, चाणक्य की कहानी आपने सुनी, चाणक्य की कहानी आपने सुनी है और चाणक्य के शुरू के जीवन के शुरू के दिनों की कहानी है। तो बहुत लोग अपने अपने तरीके से कहते हैं, वो चाणक्य को भी आप थोड़ी देर के लिए सुन जाइए, ऐसा मानिए कि वो हिंदुस्तानी ऋषि और वो जा रहा है पत्थर एक लगा हुआ, वो पत्थर से ठोकर लगने पर गिरता। अब वो सोचता है कि मेरे घर में कितने लोग हैं जो इस पत्थर से ठोकर काटने के, किसी ने पत्थर उठा के बाहर फेंकने की कोशिश की, क्यों नहीं? और फिर वो देख रहा है दूसरे दिन आके कि मेरे घर को बॉडी गिर रहा है, तो मुझे लगेगा और कुछ लोग अलग के रास्ते से निकल गए। आप ध्यान करें, वो है पत्थर पर ठोकर लग के गिरता,
सोचता है कि मेरे पहले जाने वाले किसी पत्थर का टुकड़ा उखाड़कर क्यों नहीं फेंका, और दूसरे दिन आकर वो देखता है तो क्या देखता है कि पत्थर के बगल के रास्ते को बना लिया कुछ लोगों ने और उधर से निकल गए। पत्थर उखाड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, अपना एक नया रास्ता जो पत्थर के बगल से जा रहा है उसको बना रहे हैं। ये है भारतीय मानसिकता। और इसको मैं आज की परिभाषा में कहूं कि हम हिंदुस्तान में ये कल्पना करेंगे तो ये कभी शायद 1000 साल में पूरी नहीं होगी कि मैं जब बात कहता हूं ना 4000 विदेशी कंपनियों के मालिक के हिंदुस्तान में 4000 कारखाने भी हों तो उनका जाकर एक वक्त गिरा दिया जाए, ये हिंदुस्तानी कभी नहीं करेंगे। वो ये कहेंगे कि ये 4000 कारखाने बढ़ चुके हो जाए, हम तो अपने 4000 नए कारखाने चलाकर उनका माल नहीं लेंगे, ये अपने आप बंद हो जाए। ये भारतीय मानसिकता। ये जो बहिष्कार है ना वो भारतीय मानसिकता से निकला हुआ हथियार है, और उन कारखानों को बम से उड़ा देना ये भारतीय मानसिकता के बाहर की चीज। तो भारतीय मानसिकता के बाहर की चीज अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो उतनी ही कर पाएंगे जितनी आपकी शक्ति है। दूसरों की मदद आपको नहीं मिलेगी उसमें। और भारतीय मानसिकता के साथ जुड़कर अगर आप कोई काम करने की कोशिश करेंगे तो दूसरों की भी मदद आपको मिलती है। तो ये हमने बहुत सोच समझकर बहिष्कार की बात शुरू की है। बहुत लोग कहेंगे कि आपने तो कोई दूसरा भी काम किया होगा, हमने वो भी करके देखा। शुरू के दिनों में अति क्रांतिकारी काम हमने ये कोशिश करके देखी, चलो ये पेप्सी का ब्रांड बन रहा हो, वो बन रहा हो, ये बन रहा हो, वो बन रहा हो, और उसके लिए बाकायदा मनोमान का संगठन भी बनाया, एक बलगानी दस्ता भी बनाया हमने, जो मरने में विश्वास रखते हैं, मरने से एक्सपेक्ट भी नहीं करते, वो सब हमने किया। लेकिन अंत में नतीजा हमने यही देखा, हमारे उस काम में मास पार्टिसिपेशन कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। हम जो थे उतने ही लोग मिलकर कुछ करना, लेकिन हम ये चाहें कि हजारों लाखों लोगों का हिस्सेदारी इसमें कुछ नहीं हुआ। तो हमने थोड़ा रास्ता बदला और वो फिर समझा चाणक्य घटना, उससे मुझे बहुत सीख मिली। ये पत्थर का टुकड़ा उठाकर देते हैं, शायद ये हमारी मानसिकता नहीं, एक नया रास्ता बनाने के लिए वो हमारी मानसिकता है। तो ये बहिष्कार के माध्यम से नया स्वदेशी का रास्ता बनाए ये बहुत संभव है हिंदुस्तान में, बजाय इसके 4000 विदेशी कंपनियों के कारखाने हम बहुत आसान है, लेकिन ये हिंदुस्तानी मानसिकता से मेल नहीं खाता है, इसीलिए ये थोड़ा सा मानता। और जो चीज हिंदुस्तानी मानसिकता से मेल नहीं खाएगी उसको आप दुश्मन कभी भी जड़ तक नहीं ले जा सकते। ये मेरा पिछले 10 साल का अनुभव है। तो आप इस आंदोलन में ऐसी कोशिश कभी न करें जो भारतीय मानसिकता से मेल ना खाती हो। अगर कोशिश करेंगे तो तकलीफ में आप करेंगे। तकलीफ क्या होगी, मुझे इस बात की चिंता नहीं कि पुलिस आपको पकड़ेगी, आप जेल में जाएंगे, वो कोई तकलीफ। मुश्किल आपको होगी कि सर को आपको बधाई देने वाले पड़ेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हमारे कई कार्यकर्ताओं ने पिछले साल बहुत जोश में आकर गुजरात के कुछ शहरों में, उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में नर्सी बोला के शोरों में आ गए, फीड भी दिया। अमेरिका में पाबंदी लगाई थी, उसका रास्ता पूरा देश एकदम गर्म हो गया, तो सारे देश को अंडर करंट चल गया। अमेरिका की बहुत हमारा खिलाफ ऐसा करा वैसा करा, तो एंटी अमेरिकन फीलिंग पूरे देश में थी। और उस एंटी अमेरिकन फीलिंग में कुछ नौजवानों का खुदना था, तो कहीं को पैसे की गाड़ी आ लगाई, कहीं तो उसके पैसे के ड्राइवर को लाकर पीट दिया, कहीं तो पैसे की बोतलें तोड़ दी, कहीं तो बोतलों का पानी निकाल के दे दिया। ये सब हुआ और हफ्ते भर के बाद 15 दिन के बाद कहीं भी नहीं हुआ था। मैं अहमदाबाद के उन्हीं कार्यक्रमों को आज भी मेरे सामने नहीं किया। अभी वो थके हुए हैं, जितने थके हुए वो दूसरे जिन्होंने सूरत में किया उनसे भी मिलता, तो उन सब कार्यकर्ताओं से भी मेरा संपर्क रहता है। तो इतनी ज्यादा थकान मैंने उनको देखी, उनके चेहरे पर की बातचीत, जितनी निराशा मैंने देखी शायद किसी नए व्यक्ति में नहीं देखी। तो उससे नुकसान क्या हुआ, एक तो वो खुद अपनी नजरों में मुश्किल होती है। कम से कम आज को जो होता है अरे हमें कम से कम ये नहीं किया, पता क्या चला, पता ये चला कि पेप्सी का उसको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हर एक बोतल इंश्योर्ड है। पेप्सी बोतल इंश्योरेंस एक बोतल का तो तुम लोगों को मिल नहीं रहा, तुमने ले दिया पेट्रोल तो भी उनका कोई नुकसान नहीं। तो हम जो दुश्मन को
नुकसान चाहते थे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो वो देखो अपनी नजरों में गिरे। दूसरा, समाज के लोगों ने उनको उल्टा कहना शुरू कर दिया। ये तो सब सुनने लोग हैं, जाके तो छोड़ देते हैं, मार देते हैं। हिंदुस्तान में मारपीट जो है ये सबसे बड़ा वो है सामाजिक, ये कानूनी अपराध है या नहीं है उसकी मैं भाषा नहीं बोलता। अगर नहीं मारपीट हो गई तो हिंदुस्तान में बड़ी बात है, उसकी चर्चा हो रहा है, समाज में उसकी बड़ी चर्चा हो रहा है। लोग इससे बचने की कोशिश करते हैं कि मारपीट तो नहीं होनी चाहिए, ये तो आपत्ति करते हैं। हम तो अपने खुद विरुद्ध विचार वाले को भी मार पीटते हैं तो उसका ऐसा नेगेटिव पूरे देश में वो प्रसारण हो रहा है। आपने काफी गाली गलत काम किया, भले तो आपके विरोधी विचार का था, उसने आपको गाली भी था, मारा पीटा, ये नहीं चलता है, ये कभी बर्दाश्त ही नहीं है। तो जो चीज हमें बर्दाश्त नहीं है वो आप कभी नहीं। तो इन 2-3 बातों को थोड़ा ध्यान रखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कई काम आपके साथ के माध्यम से बहुत अच्छे कर पाएंगे। कार्यकर्ताओं के बारे में कुछ चीजें ध्यान रखें और कार्यकर्ताओं को संगठन में शामिल करने समय कुछ चीजें। अब एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि किसको आप संचालन समिति में लें, किसको न लें, तो निश्चित रूप से एक जो कार्यकर्ता है उन्हीं की संचालन समिति सहयोगी और समर्थकों को आप बुलाइए, जरूरत पड़ने पर बुलाइए, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो आपके संचालन समिति में शामिल हो। वो आपके सहयोगी है, समर्थक है, जब जरूरत होगी आपके पास आएंगे। संचालन समिति में उनको रखिए तो कार्य करना है और सक्रिय कार्य करना है। वो 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, उससे कोई महत्व एक भी है तो भी हमारे लिए बात है संचालन समिति है और उसमें शर्म करने की बात नहीं है तो है तो ठीक। उसमें दूसरा एक बात ध्यान रखिए, जो संचालन समिति में कार्यकर्ता शामिल है उनको कुछ न कुछ समय इस काम में लगाना, उस दृष्टि से थोड़ा एक नियम बनाना कि जो भी कार्य करता है उसको अपनी प्रेरणा से सप्ताह में 1 घंटा, 15 दिन में 2 घंटा या महीने में 4 घंटे या महीने में 1 दिन इस काम के लिए लगाना ईमानदारी। जैसे वो जीवन के बहुत सारे काम करता है अपनी पूरी ईमानदारी और तत्परता के साथ, वैसे ही इस काम के लिए भी वो जीवन का कुछ न कुछ समय लगा है ईमानदारी और तो समय दान हर कार्यकर्ता के लिए जरूरी है। अब वो समय निकालकर भाषण देने जाता ठीक है, समय निकालकर पत्र बांटने जाता वो भी, समय निकालकर कैसे सुनाने जाता वो भी, समय निकालकर किसी को वीडियो कैसे दिखाने जाता वो भी, समय निकालकर पुस्तकें देने जाता वो भी, कुछ नहीं करता समय निकालकर हस्ताक्षर कराने जाता वो भी, और कुछ नहीं करता तो समय निकालकर 5 मिनट दूसरों से चर्चा करने के लिए आता वो भी। वो सब हमारे कार्यकर्ता है। तो एक तो समय दान सबके लिए जरूरी है और दूसरा कि बन सके उतना, इसमें बहुत बुरा कर बन सके उतना वो स्वदेशी धारण करता है, उसकी जितनी शक्ति और क्षमता है उसके अनुसार वो स्वदेशी धारण करता है। वो 100% स्वदेशी के स्थिति में नहीं हो जाने वाला, मेरे यार तो बहुत अच्छा 100% मैं भी नहीं, मैं दूसरों को कैसे कहूँ, मैं भी कभी कभी हवाई जहाज में बैठता हूँ तो सब विदेशी को नहीं बैठता हूँ, तो मैं वहां पर नहीं सोच सकता कि मैं नहीं बैठूंगा, भाई को नहीं जाना पड़ेगा। कई बार ऐसे संकट आते हैं कि सवेरे मीटिंग मुंबई में करनी है और शाम को दिल्ली में करनी है, तो इसके अलावा दूसरा भी करना है, फ्लाइट पकड़े बिना जा नहीं सकता, या तो ये संकट एक ही करनी और नहीं वो करना ही पड़ेगा। कभी ऐसा होगा कि हैदराबाद की मीटिंग है तो शाम को मुंबई में और देर रात में ऐसी कई मीटिंग है, तो वो तो करना है और करना भी पड़ेगा। तो इसलिए मैं किसी को आग्रह नहीं करता कि आप 100% स्वदेशी हो जाए, आपके किसी को उनसे कहिए कि यथाशक्ति जितना आप स्वदेशी बन सके उतने हो जाइए। 5% हो सकते हैं, 10% हो सकते हैं, 15% हो सकते हैं, 20% हो सकते हैं। मान लीजिए इतने ही हो जाए कि जीवन जरूरी वस्तु है जो रोज इस्तेमाल होती है, जिनको हम मास कंजम्पशन आइटम्स कहते हैं, साबुन है, दंत मंजन है, तेल है, कंघा शीशा है, जूते चप्पल है, पहनने के कपड़े हैं, खाने पीने के कुछ सामान है जो रोज हम काम कराते हैं, उतने में ही स्वदेशी हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए डिबेट बंद हो जाएगी, टीवी है कि रेफ्रिजरेटर है कि कार है कि सेल फोन है हमारे पास, बनाना है कि बात, इसको थोड़ा बाजू में ही कर दीजिए थोड़े समय के लिए, और उसमें लक्ष्य ऐसा किए कि जो मास कंजम्पशन आइटम है उन मास कंजम्पशन आइटम के क्षेत्र में रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं उन चीजों के क्षेत्र में वो स्वदेशी है, और बाकी जैसी चीजें हैं जो आप कभी कभी खरीदते हैं, जैसे टेलीविजन तो रोज नहीं खरीदते, आप कार भी रोज नहीं खरीदते, सेल फोन भी रोज नहीं खरीदते, रेफ्रिजरेटर भी
बहुत सारी चीजें हैं जो आप रोज नहीं खरीदते, उनमें अगर थोड़ा आग्रह ना करें, उनमें आग्रह इतना ही करें कि बन सके उतना आप स्वदेशी ले लीजिए, क्योंकि टेलीविजन भी स्वदेशी है, कार भी स्वदेशी है, रेफ्रिजरेटर भी स्वदेशी है, और भी बहुत सारी चीजें स्वदेशी है जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं, जो रोज नहीं खरीदे जाते, कभी साल में एक बार या 2 साल में एक बार या 5 साल में एक बार खरीदे जाते हैं। तो उसमें ये आग्रह रखिए कि बन सके उतना स्वदेशी या देशी का इस्तेमाल। हम लोगों ने एक वर्गीकरण किया है और वो वर्गीकरण आप बना रहे हैं। हमने तो स्वदेशी वस्तु, दूसरी देशी वस्तु और तीसरी विदेशी वस्तु। स्वदेशी क्या है? जो हमारे गांव में बनता है, हमारे संसाधनों से बनता है, हमारी खुद से बनता है, हमारी तकनीक से बनता है, वो हमारे लिए स्वदेशी और हमारे नजदीक बनता है। देशी क्या है? देशी वो जो बड़ी हिंदुस्तानी कंपनियों में बनता है या जॉइंट वेंचर में बनता है, जैसे मान लीजिए मारुति सुजुकी, ये हमारे लिए देश, या कावासाकी बजाज या हीरो होंडा या काइनेटिक होंडा या बड़ी निर्मा कंपनी, टाटा कंपनी या बिरला कंपनी, ये सब हमारे लिए देशी। स्वदेशी को जो गांव में कुटीर उद्योग में, लघु उद्योग में, मध्यम दर्जे के उद्योग में हमारी कृषि, पाराश्रम, हमारे संसाधन और हमारी तकनीक का इस्तेमाल करके बना हुआ सामने है, वो हमारे लिए स्वदेशी है। पहला आग्रह स्वदेशी का, ना मिले तो देशी का, विदेशी का। लेकिन उसमें भी अगर इमरजेंसी है कहीं, तो उसमें भी सोचिए, इमरजेंसी भी अगर इसके लिए, जैसे मान लीजिए हम डॉक्टर, कोई पेशेंट आके और मरने वाला, मुझे मालूम है कि इंजेक्शन की कंपनी बनाती है और उसका नाम है फाइजर, तो तुरंत उसको लगाइए, क्योंकि उसको जिंदा रखें। उस समय धर्म हमारा ये कि हम उसको फाइजर का इंजेक्शन देकर जिंदा रखें, ताकि वो जिंदा रहेगा, फाइजर के खिलाफ लड़ेगा तो सही, पर क्या बात से ना भूलेगा, उसको जिंदा रखिए पहले, ताकि वो आपकी लड़ाई में कभी आपका साथी बन सके, सहयोगी बन सके। तो ये इमरजेंसी कभी भी होती है, आपत्ति कभी है और आपत्ति का कोई समय है, तो उस समय ये ज्यादा चर्चा मत करिए अपने दिमाग से। और हमारे यहाँ तो कई संस्कृत सूत्र है, आपत्ति काली मर्यादा नास्ति। जब बहुत आपत्ति का समय होता है, उस समय मर्यादा की बात करिए, तो मुश्किल होता है। तो आपत्ति का कोई समय है, तो उसमें ज्यादा ही चक्कर मत चलाइए। सामान्य समय में चक्कर क्या चलाना है? ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी, ना मिले तो देशी, विदेशी कम से कम, ना करें तो अच्छी। बस आप एक वर्गीकरण करिए, आप अपने लिए भी करिए और अपने सब कार्यक्रम, तो उससे बोलना ही पड़ता है। और एक बार अगर ध्यान रखिए, हमें दूसरों को प्रेरित करते हुए ये कराना है, ना कि ऊपर धन जमा कर, अधिकार जमा कर। हमने जबरदस्ती किसी से करा भी लिया, पूरे दिन में 10 पट्टी से कोई चीज लंबे समय नहीं चलती, आदेश से भी बहुत चीजें लंबे समय नहीं चलती, क्योंकि हिंदुस्तानी समाज की दूसरी विशेषता, जैसे मैंने बताया, हमारे समाज की एक विशेषता है कि उखाड़ से नहीं फेंकेगा, नया रास्ता बनाएगा, ये एक विशेषता। ऐसी एक दूसरी विशेषता है, भारतीय समाज आदेश पसंद नहीं करता, कभी नहीं करता। इसलिए हमारे देश में कभी सैनिक शासन नहीं हो सकता। मैं आपको जिस दिन हिंदुस्तान में सैनिक शासन लाने की किसी ने कोशिश की, जनता उसको ऐसा पटकी मारेगी कि वो उसको हिंदी बढ़ जाएगी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बड़ी कोशिश की, लेकिन अपना क्या तो भारतीय समाज का आदेश पसंद नहीं करता, निवेदन मांगता है। आप विनम्रता के साथ निवेदन करिए, उससे बड़ी बात तो आपके पास मानेगा, तो निवेदन करिए उससे विनम्रता के साथ। विनम्रता पसंद करता है भारतीय, विनम्रता के साथ किया गया निवेदन हो सकता है वो आपको इतना ही सहयोग करे तो अपने घर की सारी चीजें दिला भी, अगर आप उससे विनम्रता से और जहां तक आप जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे, तो ये भारतीय समाज को आपकी किसी बात को स्वीकार नहीं करेगा। इसी बात को मैं कहता हूँ, मजाक नहीं, मैं बहुत गंभीरता से कहता हूँ, भारतीय समाज टैक्स नहीं देता, दान देता। इसलिए दान जब आप मानते हैं तो उसमें विनम्रता होती है, और जब टैक्स लेते हैं तो पूरी शुद्ध दादागिरी होती है। और जो टैक्स कलेक्शन करने वाले हैं उसको दादागिरी ही सिखाई जाती है, बाकायदा उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। मेरा एक कजिन है, IRS इंटरव्यू सर्विसेज में है, अभी ज्वाइंट कमिश्नर है, एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स का। वो मुझे जब भी मिलता है मैं उसको पूछता हूँ तुम्हारी ट्रेनिंग क्या होगी, उसने कहा अगर एक टाइम में कहूँ तो हमको दादागिरी से टैक्स कैसे वसूलना ये ट्रेनिंग कर। तो ये दादागिरी का काम अंग्रेज किया करते थे, प्रॉपर्टी दिखाना, दादागिरी दिखाना, धमकाना, डराना, धमका के डरा के आपके असेट्स को कबूल करवाना वगैरह, ये हमारे समाज में चला होता नहीं है। इसीलिए ये सारे टैक्स के डिपार्टमेंट जेल है।
मैं हमेशा यही कहता हूं। और इससे ज्यादा पैसा हिंदुस्तान में हर साल दान के रूप में खर्च होता है, वो लाखों करोड़, जितना तो टैक्स वाले कोई कल्पना नहीं कर सकते, उससे कई गुना ज्यादा पैसा आगे जमा हो जाता है इसके लिए। वो बिल्कुल साफ साफ देखने वाली बात है कि हम जब दान करते हैं तो उसमें विनम्रता होती है, निवेदन होता है, दादागिरी होती है। भारतीय समाज दादागिरी पसंद नहीं करता, विनम्रता पसंद करता। तो आपकी भरसक विनम्र करने की कोशिश करिए और विनम्रता के साथ अपनी बात करिए। लेकिन विनम्रता में इसका अर्थ ये नहीं है कि तत्वों को नजरअंदाज करें, उसको नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं। सारे तत्व उनके सामने रखिए पूरी ईमानदारी से। फिर मैंने ये देखिए, हमको इतना समझ आता है कि राष्ट्र की ये जो परिस्थिति है, इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है स्वदेशी। और आपको इससे ज्यादा कोई दूसरी बात समझ में आती है तो आप समझा दीजिए या आप उस काम को करिए। तो वो अगर आपसे ज्यादा कोई बात सीख रहा होगा तो निश्चित रूप से मानेगा, और नहीं होगा तो भी ईमानदारी से वो मान ही लेगा। तो ऐसा हम हमेशा से अपने जीवन में कुछ धारण करेंगे 2-3 बातों को नीति के रूप में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सफलताएं ज्यादा मिलेगी, असफलताएं कम मिलेगी। कार्यकर्ता भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, और कार्यकर्ता को जोड़कर रखने के लिए भी बहुत जरूरी है विनम्र। कार्यकर्ताओं के साथ भी अगर आप आदेशात्मक रवैये में व्यवहार करेंगे, उसको आप ऑर्डर कर रहे हैं कि ये काम करना है या ये नहीं करना है, तो वो थोड़े दिन रहेगा, फिर उसके बाद चला जाएगा, क्योंकि वो आपका बंधुआ मजदूर नहीं है, नौकर नहीं। वो अपनी प्रेरणा से आया है, कुछ करने के लिए आया, और वो अपनी प्रेरणा से आया है, कुछ करने के लिए आया, तो ये मान लीजिए कि उसका स्वाभिमान आपको बरकरार बनाकर रखो। उसके स्वाभिमान को जरा भी ठेस लगेगी तो आप लाख अच्छी बात कहिए, वो आपसे किनारा कर लेगा और नमस्ते करके चला जाएगा। तो हम कोशिश भरसक ये करें। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग आदर्श होते हैं, आदर्श तो कभी होता नहीं दुनिया में, लेकिन फिर भी अगर हम ये ध्यान रखें कि हमारे हर एक कार्यकर्ता का स्वाभिमान उतना ही है जितना मेरा, वो छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता, सबका स्वाभिमान बराबर का होता है। तो उसके स्वाभिमान को अगर आप बराबर पहचान कर रखेंगे, अभी अपने स्वाभिमान को भी बराबर पहचान कर रखेंगे, तो वो जो है बात बैठती रहेगी, आपकी और उनका संवाद बहुत गहरा होता जाएगा, और उनका और आपका काम करने का जो तरीका है वो शायद बहुत सादे से वाला होता जाएगा। तो ऐसी कुछ कुछ छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे संगठन बनाने में तो बहुत अच्छी होगी। और एक बात और ध्यान करिए कि कभी भी इस तरह की कोशिश मत करिए कि ये सब काम हम अगले करवा लेते हैं, आजादी बचाओ आंदोलन, ऐसा नहीं होगा इस देश में, क्योंकि हमें मालूम है हमारी शक्ति कितनी है, हमें ये भी मालूम है दूसरों की शक्ति है। तो कोशिश हम ये भी कर सकते हैं, अगर आपको लगे तो, उसमें मेरा कोई आदेश नहीं, मैं सिर्फ निवेदन कर रहा हूं कि आपको ऐसा लगता है कि हमारे गांव में कोई दूसरा या हमारे गांव में कोई दूसरी संस्था भी है और वो भी कुछ इस तरह के काम में मदद कर सकती है, जरूर उनकी मदद करें। उस समय ये मत सोचिए कि उनका झंडा कौन सा है, हमारा झंडा कौन सा है, उनकी पार्टी कौन सी है, हमारी पार्टी, इसी चक्कर में हिंदुस्तान बर्बाद है। हम कभी इतिहास में ये पढ़ते रहे हैं कि इस देश के राजा महाराजा एक दूसरे से लड़ते थे, लेकिन मिलकर अंग्रेजों से नहीं लड़ते, एक दूसरे से तो लड़ते थे। जोधपुर वाला जैसलमेर से लड़ लेगा, जैसलमेर वाला जोधपुर से लड़ लेगा, दोनों मिलकर अंग्रेजों से नहीं लड़ते। ये हमारे देश की बर्बादी की कहानियों में एक बड़ा वो है ना अध्याय, ये सब हमने पढ़ा ही है ना कि हिंदुस्तानी राजा महाराजा आपस में बहुत लड़े, एक दूसरे की मारा काटी भी की है, और एक दूसरे की चुगलियां भी अंग्रेजों से की है। अंग्रेजों से मिलकर अगर लड़े होते तो शायद 1760 में ही अंग्रेज भाग गए होते देश में। और ऐसा होता रहा है कि एक राजा लड़ रहा है, दूसरा उसके बाजू में है, वो निसंकोच जो है शांत बैठा हो, उसको ये चिंता नहीं है कि कल कोई अंग्रेज हमको भी आके पीटे। अगर ये रहा होता तो बड़ा काम हो गया होता इस देश में। तो वो गलती आप मत करिए। बहुत सारे संगठन है इस देश में, बहुत सारी संस्थाएं भी है इस देश में, शायद हजारों की संख्या में होंगे, और उनमें लाखों कार्यकर्ता भी होंगे पूरे देश में। तो अगर कोई संगठन, संस्था या कोई व्यक्ति जो आपको लगता है कि इस तरह के काम में मदद कर सकते हैं, जरूर मदद लीजिए, क्योंकि हमें हिंदुस्तान को स्वदेशी के आधार पर अगर खड़ा करना है, फिर से पुनर्निर्माण करना है इस देश का, या इस देश की नई कहानी कहनी है, जैसा कि हम हमारे गीत में गाते ही, तो वो नई कहानी आप अकेले नहीं कह पाएंगे, आप अकेले लिख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी उतनी क्षमता नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है। तो हमारी क्षमता और शक्ति का अंदाजा अगर हमें हमेशा रहेगा तो उससे हमें दूसरे काम करने में काफी सुविधा मिलेगी। मजदूर संगठन है हमारे देश में, उनको संपर्क में लीजिए, कर्मचारियों के संगठन है उनको संपर्क में लीजिए, डॉक्टरों के संगठन है उनको संपर्क में लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के संगठन है उनको भी संपर्क में लीजिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ जातियों के संगठन है, वहां भी जाइए।
हमें अपनी बात कहने के लिए कहीं भी जाना, हम ये नहीं कहेंगे कि ये जातियों के संगठन है, ये सामंतवादी मानसिकता वाले हैं। ठीक है, वो अपने लिए सामंतवादी मानसिकता के हो सकते हैं, लेकिन हम हमारी बात कहने के लिए उनके बीच में नहीं जाएंगे जो जातियों के संगठन। आपको हंसी आएगी, मैं एक बात कहने जा रहा हूं, हंसीएगा बाद में, पहले उसको सोचिए। मैं अगले महीने मुंबई में हिजड़ों की एक सभा करने जा रहा और उन्होंने मुझे इन्वाइट किया। अब हमारे कार्यकर्ताओं में मारामारी मची है कि राजीव भाई वहां कैसे जा सकते। मैं तो वैश्याओं के बीच में भी जा सकता हूं अपनी बात कहने, क्योंकि हमें अपनी बात कहनी है। कौन जाने उनमें से किसी को ये बात प्रेरित हो रहा है और वो अपने तरीके से कुछ करने में लगी है। मुंबई में 5,000-5,500 हिजड़े हैं जो समय समय पर अपने काम के लिए घूमते ही रहते हैं और वो गीत भी गाते हैं। तो मैं तो उनको ये गीत सिखाने की कोशिश करूंगा कि वो जाएंगे तो हमारा गीत गाएंगे, उनको तो गीत गाना ही है। और जिस घर में जाएंगे उसमें वो अगर 2 बातें ये भी कह देंगे कि भाई बहुत अच्छा है, आपके घर में बेटा बेटी पैदा हुई है, हमारी शुभकामनाएं। अब आप स्वदेशी भी अपनाइए, कितनी भी वो बोलेंगे तो 5,000 मुंह से स्वदेशी तो निकलेगा और वो 5,000 लोग जो है अच्छा प्रचार भी कर सकते हैं। हर एक में संभावना है इस देश में। आजादी के आंदोलन की कहानी आप पढ़िए, कितनी वैश्याएं थी जो महात्मा गांधी को डोनेशन लाके देती थी, कितनी वैश्याएं जिनका जिक्र गांधी जी ने अपने उसमें किया, लेखों में किया, नाम लेकर हिंद स्वराज के लेखों में गांधी जी ने लिखा है, यंग इंडिया के लेखों में लिखा है। उनका जो संपूर्ण कलेक्शन है वो मैंने 2-3 बार देखा है, पढ़ा है। तो एक बार मुझे आशीर्वाद, पता नहीं कितने लोगों के नाम लिख डाले कि वो वैश्या, वो वैश्या, वो ऐसा है। लेकिन वो तो आती है, मुझको तो सोना देके जाती है, वो तो आती है, चंदा भी देके जाती है और वो कहती है कि आजादी के आंदोलन में हमारा बड़ा भारी योगदान है। और कई तो ऐसी वैश्याएं रही हैं जिन्होंने बहुत क्रांतिकारी काम किए। अंग्रेजी बड़े बड़े अधिकारियों को, जिनको हैंडल करना क्रांतिकारियों के लिए मुश्किल था, उनको मारा, रास्ते से हटाया। तो माने मेरा ऐसा कहना कि समाज का कोई भी आदमी अनुपयोगी नहीं है, समाज का कोई संगठन अनुपयोगी नहीं है, समाज की कोई संस्था अनुपयोगी नहीं है। छुआछूत मत करिए, ज्यादा छुआछूत करेंगे तो आप अकेले पड़ेंगे। और अगर हमें ये काम 20-25 साल में करना, जैसा कि मैंने कहा, तो ये 20-25 साल में तो ये तभी होगा जब आपकी बात और आपका काम बहुत सारे दूसरे संगठन भी करना शुरू हो, तब आप 20-25 साल में ये करें। और हमारा उद्देश्य क्या? अंग्रेजों का उद्देश्य था समाज को तोड़ा हो, तो बंटवारे किए, एक को दूसरे से लड़ाया, दूसरे को तीसरे से अलग किया, तीसरे को, तो उन्होंने बंटवारे किए हैं, तो समाज को कई स्तरों पर तोड़ा है। दुर्भाग्य से पार्टियां हमारे देश की उसी रास्ते पर चल रही है कि समाज को अपने अपने तरीके से जोड़ रही है। तो हमारा काम तो पार्टियों से बिल्कुल उल्टा है, हम तो जोड़ना चाहते हैं। आजादी के पहले समाज को जोड़ने में आजादी आंदोलन का एक बड़ा भारी योगदान था, तो आजादी के बाद इस समाज को जोड़ने में आजादी बचाओ आंदोलन का एक बड़ा योगदान हो, ये हमारा आदर्श है और ऐसी कल्पना हम करते हैं। तो समाज के सभी वर्गों का इसमें योगदान मिले। मैं तो आपको एक ऐसी छोटी बात बताता हूँ, कुछ लोग तो उसमें चिंता करते हैं। मुंबई की मेरी कई मीटिंगों में डॉन और माफिया कहलाने वाले लोग, एक दिन तो ऐसा हो गया, मैं एक मीटिंग में भाषण देके मंच से नीचे उतरा और सामने बैठे हुए कुछ लोग, मैं तो नहीं जानता कौन, जैसे ही मैं उतरा उसने कान में आके कहा कि मेरा नाम छोटा है। तो बगल वाले का तो सूख गया, ये तो छोटा राजेश कहां से, और उसने ऐसे ही बहुत सहजता से आकर कहा कि राजीव भाई मेरा नाम छोटा राजेश। तो मैंने सहजता से हाथ मिला लिया। हमारे बाजू वाले क्या कह रहे, राजीव भाई आपका जल्दी चलिए। मैंने कहा क्यों भाई, आप परेशान? वो सामने से आया है, अपना परिचय दे रहा है, इसका माने वो सदा शैतान में आया है, वो मुझे मारने नहीं आया। और फिर वो बोल के गया। आज का व्याख्यान सुन के मैं आपको बोल के जाता हूँ कि मेरे घर में पेप्सी नहीं आएगी, कोका नहीं आएगी। तो उसने पेप्सी को बंद कर दिया, अपना पिलाना बंद कर दिया, पिलाना बंद कर दिया। और ऐसे ही एक दूसरी घटना हुई, पप्पू कलानी का नाम शायद आपने जरूर सुना है। एक बार उल्लासनगर में सभा करने पहुंच गया, उसका भाई और उसकी दोनों सभा में बैठे। तो जैसे ही वो अंदर घुसे तो हड़कंप जैसा मच गया, तो पता नहीं कहां से आ गए। तो मुझे पता नहीं था, मैंने पूछा कि भाई क्यों ये अफरा तफरी है? तो उन्होंने कहा राजीव भाई वो धीमे से बोला, वो पप्पू कलानी का भाई है, वो उसकी जाए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, रही तो बैठे, तुम्हें क्या तकलीफ है? वो सुनने आए, सुने तो कुछ अगर मिल जाएगा वो लेके अपने घर जाएंगे। और वो सभा के बाद उसकी बहन का मेरे पास पत्र आया, पप्पू कलानी की बहन, और उसने कहा कि मेरे भाई को मैंने जेल में, वो जेल में है, तो जेल में मैंने पत्र लिखा और जेल में उसने पैसे पीने पड़ गए। तो हम लोग कभी अगर ऐसी बातें ध्यान में रखें कि हर व्यक्ति में सुधरने की गुंजाइश है, हर व्यक्ति में राष्ट्र के लिए कुछ करने की गुंजाइश है,
ये अलग बात है कि उसको मौका मिला तो उसने किया, नहीं मिला तो किसी दूसरे रास्ते पर चला गया। यही लोग जो आज आपको बड़े डॉन लगते हैं, माफिया लगते हैं, या समाज के काले धंधे करने वाले लोग लगते हैं, अगर हमें क्षमता हो तो यही लोग राष्ट्र का काम करने वाले भी साबित कर सकते हैं। गांधी जी की इस बात से मैं हमेशा सहमत हूं। गांधी जी अक्सर कहते थे कि हृदय परिवर्तन होता ही है, आप चाहे माने या ना माने, और हृदय परिवर्तन मैंने होते हुए देखा। मैं तो अभी एक बहुत एक्सपेरिमेंट करके आ रहा हूं, अपने लिए मैंने किया। एक दिन मैं अबुधाबी जेल गया भाषण देने। अबुधाबी एक सेंट्रल जेल है, वहां गया भाषण, और वहां मेरे मित्र हैं जो डीआईजी हैं, मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। मैं उनको कहा कि जेल में भाषण देना चाहता हूं, हाँ तो बड़े खतरनाक खतरनाक बोले, 30 मर्डर किए, 25 किए, 12 किए। अरे ठीक है, मर्डर तो किए, लेकिन अभी वो सुधर रहे हैं जेल के अंदर, तो उनसे बात करेंगे। तो मैंने वहां भाषण दिया और 3-3.5 घंटे से बड़े शांति से सुना, किसी ने भी एक चूक की आवाज नहीं की। भाषण करवाने के बाद उनमें से एक काम हुआ, उसने कहा कि आपकी बात सुनने से हमको समझ में आया कि हमसे बड़े बड़े जो मर्डर हैं वो कहीं और है। हमने तो 30 लोगों को मारा। एक तो ऐसे बोलने लगे, आपकी दूसरे का मामला भी कहा कि विदेशी कंपनी आ गई, विदेशी कंपनी आने से लाखों कारखाने बंद हो गए, करोड़ों मजदूर बेकार हो गए, तो ये जिन्होंने करोड़ों मजदूरों को मारा वो हमसे बड़े मर्डर। हमने तो 30 ही बात किए थे, और यहाँ तो एक फाइनेंस मिनिस्टर के हस्ताक्षर से हिंदुस्तान के करोड़ों घर बर्बाद हो गए, जिनकी रोटी रोटी छीन गई। दूसरे का जिस आदमी ने 30 मर्डर किए, की जेल में जो बंद है, हमेशा वो बंद रहने वाला है। उसकी बुद्धि देखिए, वो क्या पढ़ाने का नहीं है, वो तो कहने लगा कि मैं तो उत्तम अपराधी हूँ, दूसरे अपराधी तो दूसरे हैं। और वो कहने लगा कि आप लोग उन्हीं अपराधियों की पूजा करते हैं, उन्हीं को दोबारा बनाते हैं, उन्हीं को तिलक लगाते हैं, उन्हीं को वोट दे के आते हैं, जरूरत पड़ी तो उनको नोट भी आप देते हैं कि हमारा वोट भी ले जाओ, नोट भी ले जाओ, जीत जाओ चुनाव, फिर संसद में पहुंच जाओ, फिर ऐसा कोई समझौता कर दो, फिर करोड़ों लोगों को उसमें बर्बाद कर दो। तो बात उससे नहीं है। तो ऐसा ये जो 2-3 बातें मैंने कही, ये आप सिर्फ ये कहने के लिए कही कि किसी से छुपा दूसरे लोग हैं, दूसरे व्यक्ति हैं, दूसरे संगठन है, संस्थाएं, उनकी क्षमता है, उनकी ताकत है, शायद आपसे ज्यादा होगी, कुछ आपसे कम भी हो, तो उनका भी पूरा इस्तेमाल हो। इससे और शब्द नहीं मैं कहूंगा, उनका भी समाज के इस बड़े आंदोलन में सहभाग वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अगर हम इसको एक आंदोलन बनाना चाहते हैं, जिसका नाम आजादी बचाओ आंदोलन हमने रखा, ये आंदोलन तभी बनेगा जब जन जन का सहयोग इसमें मिलेगा। तो अगर हमें जन आंदोलन बनाना है और पूरे भारत की पुनर्रचना की कल्पना करते हैं, नया समाज का सपना देखते हैं, तो ये तभी संभव है। तो ये कुछ बातें अगर आप करके कार्यकर्ताओं का संगठन बनाते समय, संचालन समिति बनाते समय, तो ये आपके लिए बहुत। और इसके बाद भी आपको जो तकलीफ होती है, संगठन बनाने के काम है, संचालन समिति बनाने के काम है, किसी और काम है, तो 25% का पोस्ट कार्ड मैं कहीं भी रहूँ, आप शिक्षिता दीजिए मेरे काम पर। वो लेकिन मैं जहाँ भी रहता हूँ पहुँच ही जाती हूँ, और मैं जहाँ भी रहता हूँ वहीं से आपको जवाब दे सकता हूँ। तो संकोच मत करिए, कभी भी इस बात का संकोच मेरी तरफ से मत करिएगा कि भाई को परेशान करना। कुछ लोगों का संकोच हो जाता है, वो संकोच को चिट्ठी भी नहीं करते, वो मैक्सिमम चिट्ठियाँ आती है वहाँ पर, हमारी एक चिट्ठी हो जाएगी और किसी को परेशानी हो। ये परेशानी झेलने के लिए ही काम शुरू किया है। अगर ये परेशानी से बाहर निकलना होता तो कोई दूसरी जिंदगी बिताता, वो जिंदगी छोड़कर इस जिंदगी में आया। ये सब झेलने के लिए मानस बनाकर कोई ऐसे अचानक से नहीं आता। तो आप ऐसा कुछ मत करिए कि उनको कोई तकलीफ कोई परेशानी हो, क्योंकि आपकी चिट्ठी नहीं आएगी तो तकलीफ और परेशानी हो जाएगी। आपने संकोच को कई बार मुझे कही नहीं, और वो बात में मान लीजिए कोई बड़ा नुकसान कर दिया, तो वो कभी बड़ा भारी आपके लिए। तो वो कोई छोटी बात हो या बड़ी बात हो, आपको मुझे कहने का संकोच नहीं होना चाहिए। मेरे और आपके बीच में कहीं ऐसी कोई दूरी रह गई जिससे आपको ऐसा लगे कि ये बात तो अरे बताने जैसी नहीं है, ये बात मुझसे कहने जैसी नहीं है, आपको लगती है मेरे लिए बहुत गलत हो। और मैं हो सकता है कि उससे बाहर निकलने का सुझाव दे सकूं, या अपने अनुभव से सीखा हुआ कुछ काम करता। तो वैसा आप बराबर ध्यान रखिए, कोशिश करिए, शायद हम एक बेहतर संगठन और संचालन समितियां बनाकर इस काम को आगे आपके पास इस संगठन की चर्चा के बारे में आपसे कहना था। कई लोगों ने जो सुझाव दिए उनमें एक सुझाव और पढ़कर सुना था। 1 सुझाव ऐसा आया है कि हम ज्यादा से ज्यादा सदस्यता अभियान चलाएं, 1 सुझाव ऐसा आया है कि हम ज्यादा से ज्यादा सदस्यता अभियान चलाएं, 1 सुझाव ऐसा आया है कि हम ज्यादा से ज्यादा सदस्यता अभियान चलाएं, 1 सुझाव ऐसा आया है कि हम ज्यादा से ज्यादा सदस्यता अभियान चलाएं, 1 सुझाव ऐसा आया है कि हम ज्यादा से ज्यादा सदस्यता अभियान चलाएं, 1 सुझाव ऐसा आया है कि हम ज्यादा से ज्यादा सदस्यता अभियान चलाएं, 1 सुझाव ऐसा आया है कि हम ज्यादा से ज्यादा सदस्यता अभियान चलाएं, 1 सुझाव ऐसा आया है कि हम ज्यादा से ज्यादा सदस्यता अभियान चलाएं, 1 सुझाव ऐसा आया है कि हम ज्यादा से ज्यादा सदस्यता अभियान चलाएं, 1 सुझाव ऐसा आया है कि हम ज्यादा से ज्यादा सदस्यता अभियान चलाएं, 1 सुझाव ऐसा आया है कि हम ज्यादा से ज्यादा सदस्यता अ
ज्यादा से ज्यादा सदस्यता अभियान चलाएं, हमारे महासचिव से सबको मेंबर बनाएं, कर सकते हैं। और सदस्यता अभियान चला सकते हैं, उसमें आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा लोगों को सदस्य बनाएंगे, बनाने की मुश्किल हो जाएगी, हमको ठीक से हैंडल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो कुछ प्रयोग करके देखिए, कहीं ज्यादा सदस्य बनने के बाद आपकी क्षमता बढ़ भी सकती है, और दूसरा भी हो सकता है, दोनों में अगर आपको ऐसा लगता है तो जरूर करिए। कुछ इलाकों में जहाँ की संचालन समिति थोड़ी अपने आप को ज्यादा मजबूत समझती है, तो उस जरूरी मास लेवल पर मेंबरशिप, और मेंबर कैसे बनना है, हर एक आदमी को मेंबर, आप कभी अपनी मेंबरशिप फीस लेने का फीस कहीं मत रखें, क्योंकि हमने आज तक परंपरा नहीं बनाई। अगर आपको लगता है तो सिलेक्शन दान दे डोनेशन दे तो क्या नहीं, मैं कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है, महीने में तुम्हारे लिए 50 रुपये का 50 रुपये 10 रुपये का 10 रुपये 1 रुपया देना, 100 में 1 रुपया देना, लेकिन फीस जैसे आपसे कहेंगे कोई कंपल्शन बनता है और डोनेशन आप कहेंगे ऑप्शनल है, और हम तो भारतीय ग्राम विश्वास नागरिक ग्राम विश्वास, वो फीस एक तरह का टैक्स ही है। आज के साथ होने का मान लो कि 500 रुपये साल की फीस है, अब मैं जाऊँ के लिए जाऊँ से, अब आपने 20 रखी है, 10 लाख रुपये आप कहिए कि फीस भी सुन नहीं है, तुम आ जाओ, तुम्हें किताबों को दान करना नहीं हो तो काम करना। हमें दोनों तरह के लोग हैं, और मैं तो बहुत बार कहता हूँ समयदानी लोग ज्यादा चाहिए, धनदानी तो मिल ही जाते हैं, समयदानी ज्यादा चाहिए, समय का दान करने वाले ज्यादा लोग चाहिए, तो ऐसे लोगों को कभी बड़ी वाली है ये मेरा ऑप्शन। तो ये और दो बातें साइंटिफिक रूप से वो करीब मैंने मेरे बड़ी वाली बड़ी है, ये सत्र हम समाप्त करेंगे, तो मैंने आपको बताया 2:30 बजे से हमें रैली निकालनी है, 1 घंटा तक करीब हो। प्रदीप भाई, मीनाक्षी बहन, आप लोग आगे आइए कृपया करके। ये सब वो सदस्य हैं जिन्होंने अपना जीवन जो है संस्था दे रखा है, और हकीकत यह है कि लोगों की मदद जो है आगे आंदोलन आगे चल रहा है। रुपेश भाई, मैं चाहूंगी नाम नहीं बोलूं, संत शादी हो गया, आपकी अब आप 2 हैं, ये सब तो एक है, आप 2 जने मिलकर अपना जीवन जो है मार्गदर्शन के अंदर जो है आप सबको मिल जाएगी। और इसके साथ ही हम जितने कार्यक्रम आए हैं और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उन सब की हमने वो कंप्यूटर में निकाली है, सिटी वाइज कमेटी, वो भी लिस्ट आपको साथ में मिल जाएगी। मैं साथ ही को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो है पिछले सितंबर से 16 पेज की है, पर जब तक आप इसको पढ़ेंगे और इसमें अंग्रेजी निकाल कर खुद ही भेजेंगे तो इसका वो नहीं होगा। मतलब अब मैं पहले जो अजय के साथ हैं इनका सम्मान करना चाहूंगा। सबसे पहले काला जी चले गए, सबसे पहले काला जी सम्मान करना चाहूंगा, पूरे उड़ाने के लिए जाना था तो मैंने इसको जबरदस्ती पकड़ा है। 1 मिनट जी आता है सर, काला साहब एक हमारे जोधपुर के विकसित प्रजापति है, परिवार की कैसेट निकाली है, और ये जोधपुर में काफी लोग सुनते जो हैं उनका परिवार कर लिया है, और ये कैसेट सुनकर बाकी लोगों को ध्यान दी थी अजय बच्चा उनके सर की, ये काला जी के लिए जो है। शर्मा के हस्ताक्षर दोनों हाथ में एक भाई 10 लेने के विचार प्रदीप भाई आपके स्वागत के लिए राजेश चिमटा, राजेंद्र जी चौधरी शामिल के हो, नीचे उनका टेलीफोन गोपाल भंडारी, राकेश खन्ना, प्रकाश भाई जी,
से राजेंद्र रावत तंदूरी उनको ध्यान रखें फोटोग्राफ इनको हासिल किया ईश्वर सिंह जी, कुमाराराम जी, पार्वती आकाश भाई, श्याम जी अवस्थी, राम किशोरी भूमरा, मोहम्मद अली के साथ रणजीत सिंह जी, बियानी जी, ऐसे बियानी जी, राजीव भाई के स्वागत के लिए पूरा जोधपुर के सारे साथी आए थे। सारे भाई आए तो मैं चाहूंगा कि भाई तुम लोग जो है दिल्ली लो तुम लोग लाइन लगा के खड़े हो जाए अभी लगा के अपनी जगह बैठ जाए भंडारी साहब ठीक है। तो बाकी सब लोग पीछे हो जाते हैं हमारे चैनल जो है वो सब देख सके। इन सब लोगों ने पिछले 3 दिन से जो है अपना पूरा सहयोग किया। प्रकाश गुंदे साहब, मनाली साहब, तो बाकी सब बैठ जाए चलेगी तब लग वो कैसे लाइट आ रही है लाइट आ रही है